आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो सीरीज में, जिसमें से आज हम जिस पेपर के बारे में बात करने वाले हैं वह सेकेंड सेमेस्टर के बीए प्रोग्राम सेकेंड सेमेस्टर के ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड पेपर के बारे में है। पॉलिटिकल साइंस का यह काफ़ी इम्पोर्टेंट पेपर है, जिसके माध्यम से हम भूमंडलीकरण की जो अवधारणा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं, नए हैं, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसके माध्यम से हम सिलेबस के प्रत्येक वीडियो को जब अपलोड करें आप तक आसानी से पहुंच पाए और आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से तैयार कर पाएँ। चलिए हम बात करते हैं भूमंडलीकरण क्या है, इसके परिचय, इसकी परिभाषा को समझने के लिए, क्योंकि इसको समझ के हम सिलेबस में जब आगे के कॉन्सेप्ट को बात करेंगे तो हम विषय को आसानी से समझ पाएंगे। और इस पर भी काफ़ी जो फर्स्ट यूनिट है वह भूमंडलीकरण के परिभाषा के ऊपर है, उसके डायमेंशन के ऊपर है, तो इसलिए भी यह इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके माध्यम से अगर कोई भूमंडलीकरण क्या है, इसके आयाम क्या है, इससे अगर जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप उसको अच्छे से इंटरप्रिटेट कर पाएँ, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ। हमारा यह जो PDF है, यह हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर अपलोड है, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले भूमंडलीकरण कॉन्सेप्ट के ऊपर। यह जो भूमंडलीकरण की अवधारणा है ना, यह वैश्विक राजनीति में वर्तमान समय में काफी व्यापक तरीके से उभर के आया है। खासकर इसकी जो अवधारणा है सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो जब से शीत युद्ध की समाप्ति हुई है तब से ज्यादा और प्रासंगिक रूप से उभर के आया है, जब विश्व बाइपोलर से यूनिपोलर हो गया, अमेरिका का वर्चस्व उभर के आया शीत युद्ध के बाद। उसके बाद से फिर विश्व मल्टीपोलर के रूप में उभर के आया, बहुध्रुवीय संदर्भ में उभर के आया, जब विश्व में कई सारी महाशक्तियां उभर के आई। इसके साथ साथ आप जो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, इसको आप थ्योरेटिकल संदर्भ में समझने की कोशिश कीजिए कि यह एक नव उदारवादी अवधारणा है, न्यू लिबरल कॉन्सेप्ट। जो आपने उदारवाद में कैपिटलिज्म की अवधारणा पढ़ी है, पूंजीवाद की अवधारणा पड़ी है, उसी के संदर्भ में वैश्वीकरण की भी अवधारणा उभर के आती है और यह माना जाता है कि यह एक नव उदारवादी अवधारणा है। इसी संदर्भ में आप देखेंगे कि जो तृतीय विश्व के देश हैं या विकासशील देश हैं, पिछड़े देश हैं, वह बहुत हद तक जो ग्लोबलाइजेशन की अवधारणा है उसको नव उपनिवेशवाद की अवधारणा से भी जोड़ते हैं। हालांकि यह एक आलोचना है जिसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी आप इस संदर्भ को समझने की कोशिश कीजिए। जो वैश्वीकरण की अवधारणा का उभार हुआ है वह शीत युद्ध के समाप्ति के बाद सबसे ज्यादा उभर के आया है, और इसकी जो सबसे ज्यादा प्रासंगिकता है, आर्थिक आधार पर पूरे विश्व को एक साथ जोड़ के रखना, एक साथ जोड़ना, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को एक साथ जोड़ कर रखना। अभी तक आपने देखा है कि पूरे विश्व में प्रत्येक राज्यों की अपनी एक प्रासंगिकता उभर के आती है, उसका एक अपना संप्रभुता है, उसके अपने लॉ है, उसके अपने कानून है, उसके अनुसार वह एक देश के साथ दूसरे देशों के साथ अपने विदेश नीतियों का निर्माण करता है, संबंधों का निर्माण करता है। उसकी अपनी एक बाउंड्रीज है, उसका एक सीमाएं हैं। जब एक देश दूसरे देश के साथ कोई आर्थिक गतिविधि करता है तो उसके एक शर्तें होती हैं, शर्तें होती हैं, उसके आधार पर वह चीजों को आगे लेकर बढ़ता है। लेकिन जब आप ग्लोबलाइजेशन की अवधारणा को समझेंगे, इसके मूल भावना को समझने की कोशिश करेंगे, तो इसका जो बेसिक उद्देश्य है यही है कि जो पूरे विश्व में देशों की सीमाओं की जो बाधाएं हैं, जो सीमाओं का जो कंट्रोल है, उसको कम करके, उसको समाप्त करके पूरे विश्व को एक साथ इकोनॉमिक आधार पर जोड़ दिया जाए, जिसमें से कोई भी देश किसी भी देश के साथ सुगमता के साथ आयात निर्यात कर सके, निवेश कर सके, इन्वेस्टमेंट कर सके, व्यापार कर सके, सस्ते सामानों का निर्यात कर सके, अपने बने हुए वस्तुओं को दूसरे देशों में, दूसरे देश के बाजारों में बेच सके। कई सारे पहलू उभर के आती है। हालांकि जो भूमंडलीकरण की अवधारणा है वह एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट के रूप में उभर के आया, लेकिन इसका जो प्रभाव है सिर्फ आर्थिक आधार पर ही नहीं,
इसके साथ साथ वह राजनैतिक और सांस्कृतिक, सामाजिक प्रत्येक पहलुओं को प्रभावित किया है, जिसके माध्यम से आप भूमंडलीकरण की अवधारणा को किसी देश प्रभाव को आप किसी देश के खान पान में हुए बदलाव, रहन सहन में हुए बदलाव, वहाँ की मीडिया भाषा में हुए बदलाव, लोगों के जो जीवन स्तर है उसमें हुए बदलावों के प्रभावों के संदर्भ में आप मूल्यांकन कर पाएंगे। एक देश की संस्कृति किस तरीके से प्रभावित हुई है दूसरे देशों के संस्कृति के साथ, उस पूरे अवधारणा को भूमंडलीकरण की अवधारणा में आप समझ पाएंगे, जिसमें से हम इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि इस भूमंडलीकरण की अवधारणा को जो राष्ट्र की संप्रभुता की अवधारणा है उसके साथ काफी वाद विवाद उभर के आता है, डिबेट उभर के आता है कि भूमंडलीकरण एक तरीके से जो देशों की संप्रभुता है उसको कम करने की कोशिश करता है। जो सोवर्निटी है जिसके आधार पर कोई देश निर्णय लेता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसको समाप्त करने की कोशिश करती है। और यह जो अवधारणा है, यह जो डिबेट है, वह सबसे ज्यादा विकासशील देश और पिछड़े देशों के संदर्भ में उभर के आता है। यह देश इस बात को मांग करने की कोशिश करते हैं क्योंकि जो उनकी अर्थव्यवस्था काफी कमजोर है, वह उनके पास न तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। अभी हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों की प्रासंगिकता, उनकी भूमिका को भी इसमें समझने की कोशिश करेंगे, ताकि वह विश्व के अन्य देशों के साथ, जो महाशक्तियां हैं, जो बड़े बड़े पूंजीवादी देश हैं, उनके साथ कंपीट कर पाएं, उनके साथ प्रतियोगिता कर पाएं। जैसे आप एक छोटे बाजार की अवधारणा को उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि उस बाजार में एक काफी कम पूंजी वाला व्यक्ति बाजार में जा रहा है और उसी बाजार में एक बहुत ज्यादा पूंजी वाला व्यक्ति अपने बाजार में जा रहा है। तो वहां पर जो छोटे पूंजी वाले व्यक्ति हैं, छोटे पूंजी वाले उद्योगपति हैं या बिजनेसमैन हैं, वह काफी चिंतित होते हैं, आशंकित होते हैं, ताकि वह बड़े पूंजी वाले जो इन्वेस्टर हैं, बिजनेसमैन है, उद्योगपति हैं, उनसे कम्पीट किस तरीके से कर पाएं। सेम यही अवधारणा जब वैश्विक परिप्रेक्ष्य में आप समझने की कोशिश करते हैं, तो जो छोटे देश हैं, कम अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, उनकी चिंता सबसे ज्यादा बनी होती है कि भूमंडलीकरण की अवधारणा में वह विश्व की जो महाशक्तियां हैं, बड़े बड़े पूंजीवादी देश हैं, उनके साथ किस तरीके से कम्पीट कर पाए। वह एक तरीके से पुनः उनकी अर्थव्यवस्था उनके ऊपर डिपेंडेंट कर पाएगी। तो इस तरीके से आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो भूमंडलीकरण की अवधारणा है वह एक नव उदारवादी अवधारणा है। जो उदारवाद का कॉन्सेप्ट है, लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, जिसमें आप कैपिटलिज्म को समझने की कोशिश करते हैं, मार्केट इकोनॉमी को समझने की कोशिश करते हैं, उसी का यह एक अगला रूप है नव उदारवाद का, जिसको हम भूमंडलीकरण के कॉन्सेप्ट में समझने की कोशिश करते हैं इकोनॉमिक संदर्भ में। हालांकि इसके बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे इसके सकारात्मक पक्ष हैं, बहुत सारे इसके आलोचनात्मक पक्ष हैं, आलोचना भी की जाती है, लेकिन इसके संदर्भ में हम सभी पहलुओं के संदर्भ में इसका मूल्यांकन करेंगे। जो भूमंडलीकरण की अवधारणा है यह सबसे ज्यादा व्यापक तरीके से उभर के आया जब से आप देखे हैं कि तकनीकी में विकास हुआ, संचार में विकास हुआ, टेक्नोलॉजी में विकास हुआ, आप देखेंगे इंटरनेट की सेवाओं में विकास हुआ, यातायात में विकास हुआ। इन सभी डेवलपमेंट ने पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने के ऊपर जोर दिया है, जिसमें से सभी देशों की जो प्रासंगिकता है एक साथ उभर के आई है, और यही से इस अवधारणा का भी विकास व्यापक तरीके से उभर कर आता है, जिसमें से हम जो भूमंडलीकरण की अवधारणा है उसके अर्थ और संदर्भ को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका अर्थ क्या है। जब इसको परिभाषा के आधार पर आप देखते हैं तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि जो भूमंडलीकरण है, ग्लोबलाइजेशन है, उसका सबसे ज्यादा जोर होता है कि देश की सीमाएं हैं, उनकी जो बाधाएं हैं उसको समाप्त करके पूरे विश्व को एक साथ जोड़ना, पूरे वर्ल्ड को एक साथ कनेक्ट कर देना, पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को एक साथ कनेक्ट कर देना। आप इस तरीके से सोचिए कि जितनी भी विश्व की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था है, देशों को सबको एक साथ जोड़ देना, जिसमें से कोई देश दूसरे देश में अपनी आर्थिक गतिविधियों को कर सके, वहां से सस्ता माल खरीद सके, अपना बना हुआ सामान बेच सके। इस उद्देश्य के साथ भूमंडलीकरण की अवधारणा उभर के आई है, और जैसा कि बताया जाता है कि यह एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है।
आर्थिक अवधारणा है, बाजार के कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ा हुआ अवधारणा है, जिसमें से पूरे विश्व को के साथ बाजार के आधार पर, इकोनॉमी के आधार पर संबंध स्थापित करने के ऊपर जोर दिया जाता है। हालांकि इसका प्रभाव समाज के अन्य सारे डायमेंशन के ऊपर भी उभर के आया है, जिसमें समाज को प्रभावित किया है, संस्कृति को प्रभावित किया है, लोगों के रहन सहन को प्रभावित किया है, लोगों के व्यवहार को प्रभावित किया है, सोचने के स्तर को प्रभावित किया है, प्रत्येक पहलुओं को प्रभावित किया है ग्लोबलाइजेशन की अवधारणा ने, जिसका मूल उद्देश्य आप एक तरीके से देखेंगे तो एक देश के बाजार को विश्व के प्रत्येक देश के बाजार से जोड़ने के ऊपर है, चाहे वह देश गरीब देश हो या विकसित देश हो। हालांकि एक बात है कि इस अवधारणा को लेकर आने वाले जो देश हैं वह कैपिटलिस्ट देश है, पूंजीवादी देश है, विकसित देश है। जब द्वितीय विश्व युद्ध के शीत युद्ध की समाप्ति के बाद आप देखेंगे इस अवधारणा को, तो इन्होंने एक नए बाजार के रूप में पूरे विश्व की इकोनॉमी को अपनी अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने की कोशिश की। जब शीत युद्ध में सोवियत यूनियन की समाप्ति हो जाती है तो पूरा विश्व एक तरीके से कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के साथ रेगुलेट होना प्रारंभ कर देता है। जो पूंजीवादी देश हैं वो पूरे विश्व को अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से, जिसमें हम अभी आगे बात करेंगे सिलेबस में, जिसमें से वर्ल्ड बैंक हो गया, WTO हो गया, IMF हो गया, इसकी नीतियों के माध्यम से विश्व के जितने भी देश हैं उनको एक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने के ऊपर जोर दिया जा रहा है। इसका जो बेसिक उद्देश्य है जो भूमंडलीकरण का, वह है कि जब हम पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को एक साथ जोड़ेंगे, इसका उद्देश्य यह उभर के आएगा कि हम कच्चे माल की आपूर्ति कर पाएंगे, सस्ता श्रम प्राप्त कर पाएंगे और अपने बने हुए सामानों को विश्व के प्रत्येक बाजार में बिना किसी चुनौती का बेच पाएंगे। तो एक तरीके से यह पूरे मार्केट इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट में उभर कर आने वाली अवधारणा है, जिसके माध्यम से आप ग्लोबलाइजेशन के मीनिंग और अर्थ को समझ पाएंगे। जो भूमंडलीकरण का मूल संदर्भ है वह ग्लोबल विलेज के रूप में उभर के आता है। मतलब पूरे विश्व को एक गांव के रूप में परिवर्तित कर देना, एक ग्लोबल विलेज के रूप में परिवर्तित कर देना, ताकि प्रत्येक देश एक दूसरे के साथ अपनी आर्थिक गतिविधियों को बिना किसी चुनौती के, बिना किसी सीमाओं के प्रतिबंध के, बिना किसी आयात निर्यात के प्रतिबंध के आपस में परफॉर्म कर पाएं। जैसा कि आप इस वैचारिक रूप से देख पा रहे हैं, यह एक नौ उदारवादी अवधारणा है। जो उदारवाद की मार्केट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, कैपिटलिस्ट का कॉन्सेप्ट है, उसी के संदर्भ भूमंडलीकरण की जो अवधारणा है वह एक नौ उदारवादी अवधारणा के रूप में उभर कर आता है, जिसमें से आप आलोचना के रूप में जब देखेंगे तो सबसे ज्यादा आलोचना जो पिछड़े हुए देश हैं, कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, उनके संदर्भ में उनके द्वारा किया जाता है। उनका मानना है कि भूमंडलीकरण के द्वारा उनकी अर्थव्यवस्था विश्व की जो महाशक्तियां हैं, जो विश्व की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था वाली शक्तियां हैं, उनके साथ compete नहीं कर पाएंगे, उनके साथ प्रतियोगिता नहीं कर पाएंगे, हमेशा उनका नुकसान होगा। इसके संदर्भ में इसकी आलोचना की जाती है और ये भी आलोचना देते हैं कि यह एक नौ उपनिवेशवाद की अवधारणा है, भूमंडलीकरण की अवधारणा। हालांकि इसके संदर्भ में कई सकारात्मक और नकारात्मक पहलू भी उभर के आते हैं, लेकिन हम अर्थ और संदर्भ में इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। इसके विकास को लेके प्रारंभ से विवाद होते हुए आ रहा है। कई विद्वान मानते हैं कि इसका कालक्रम है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू होता है, जब विश्व की महाशक्तियां उभर के आती हैं। कई मानते हैं कि शीत युद्ध के समाप्ति के बाद उभर के आता है। कई मानते हैं कि नहीं, यह जो भूमंडलीकरण की अवधारणा है काफी प्राचीन समय से चली हुई आ रही अवधारणा है, जिसमें से हम जो चाइना का रेशम मार्ग था, अमेरिका का खोज को देख सकते हैं, भारत के खोज को देख सकते हैं, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में जो उपनिवेशवाद का दौर था, औद्योगिक क्रांति के बाद जो नए नए बाजारों को खोजने के लिए जो आप देखेंगे एक देश का दूसरे देश में उपनिवेश की स्थापना की गई। इस सारे अवधारणाओं को हम भूमंडलीकरण के कॉन्सेप्ट में समझने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि यह एक प्रक्रिया है जिसमें से द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद इसके विकास पर सबसे ज्यादा प्रभाव उभर के आया है सेकेंड वर्ल्ड के बाद, जिसमें से सबसे जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आप देखेंगे तो जो पूरे शीत युद्ध की समाप्ति है वह पूरे वर्ल्ड मार्केट में अपने वर्चस्व को स्थापित करने के ऊपर ही उभर के आती है।
जो कैपिटलिस्ट देश हैं, जो अमेरिका जिसका रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका करना था कि पूरे विश्व का जो इकोनॉमी है वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी पर आधारित होनी चाहिए थी, जबकि जो सोवियत यूनियन था उसका मानना था कि पूरे विश्व में जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, उसके आधार पर अर्थव्यवस्था को संचालित किया जाने चाहिए थी। लेकिन इसके समाप्ति के बाद, जब शीत युद्ध के समाप्ति के बाद, जब सोवियत यूनियन के विघटन हो गया, उसके बाद आप देखेंगे कि यह काफी तेजी से उभर के आया है, जिसमें से पूरे विश्व को एक कैपिटलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, पूंजीवादी पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को संचालित करने के ऊपर जोर दिया जा रहा है, जिसमें बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां जिसको एमएनसीज कहते हैं, यह एक प्रमुख एक्टर के रूप में उभर के आई हैं, जिसके माध्यम से जो कैपिटलिस्ट कंट्री है उनके देशों का विश्व के अन्य देशों के साथ आर्थिक गतिविधियों को संचालित करती हैं, जोड़ के रखती हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को करती हैं, जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जो उभर के आया है, और इसके साथ साथ सच्चे माल और नए श्रम, नए बाजार के खोज के विकास के संदर्भ में आप पूरे ग्लोबलाइजेशन के विकास क्रम के अवधारणा को, विकास के संदर्भ को आप मूल्यांकन कर सकते हैं। इसमें से जो ग्लोबलाइजेशन का जो प्रमुख उद्देश्य है, जो ग्लोबलाइजेशन की अवधारणा है उसको किस उद्देश्य में आप समझ सकते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक तरीके से, जैसे हमने अभी बात किया था कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद इसकी सबसे ज्यादा प्रासंगिकता उभर के आती है। जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, एक समाजवादी जो साम्यवादी खेमा है उसका विघटन हो जाता है, और पूरे विश्व में जो नव उदारवादी आधार पर खेमा थी, पूंजीवादी आधार पर खेमा थी, कैपिटलिस्ट लॉबी, उसका वर्चस्व उभर के आता है। जो विश्व की संस्थाएं हैं, वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, इसके द्वारा पूरे अर्थव्यवस्था को रेगुलेट करने के ऊपर जोर दिया जाता है, और एक न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर, एक न्यू विश्व व्यवस्था को स्थापित करने के ऊपर जोर दिया जा रहा है, जिसका जो मूल संदर्भ है वह भूमंडलीकरण के रूप में उभर के आता है। इसका उद्देश्य प्रमुखता से आप देख पाएंगे कि यह एक पूरे विश्व में मुक्त बाजार व्यवस्था की स्थापना के ऊपर जोर देना है, जिससे हम फ्री मार्केट इकोनॉमी को एस्टेब्लिश कर पाए। जो उदारीकरण और निजीकरण की अवधारणा है उसको पुनर्स्थापित करने के ऊपर जोर देना है, जिसमें से मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उसकी जो प्रासंगिकता उभर के आई है, जिसके माध्यम से वह पूरे विश्व में निवेश करती हैं। वहां पर जो विकासशील देश हैं, पिछड़े हुए देश हैं, वहां से सस्ता संसाधन लेती हैं, सस्ता माल लेती हैं, सस्ता श्रम लेती हैं, और फिर उन्हीं के बाजारों में बेचकर मुनाफा कमाती हैं। तो बहुराष्ट्रीय जो भूमंडलीकरण का उद्देश्य है वह एक तरीके से आप नौ उदारवादी कंसेप्ट में समझने की कोशिश कीजिएगा, जिसके माध्यम से जो पूंजीवादी देश हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से पूरे वर्ल्ड इकोनॉमिक में अपनी प्रासंगिकता को साबित कर पाएं। हालांकि यह बात किया जाता है कि हम पूरे मार्केट को एक साथ जोड़कर एक ओपन कॉन्सेप्ट, एक ओपन प्लेटफॉर्म लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भूमंडलीकरण की अवधारणा है, जिसमें से जो पिछड़े देश हैं, कमजोर देश हैं, विकसित देश हैं, यानी सभी प्रकार के देश अपने अर्थव्यवस्था को परफॉर्म कर सकते हैं, पूरे विश्व के साथ आयात निर्यात कर सकते हैं, जहां से भी उसने सस्ता सामान लेना है ले सकते हैं, पूरे विश्व में अपने बाजार जो उत्पाद हैं उसको बेच सकते हैं। हालांकि इसके कई सारे आयाम हैं, कई सारी चुनौतियां हैं जो पिछड़े हुए देश और विकासशील देश हैं उनके संदर्भ में उभर के आती हैं, जिसमें आप देख पाएंगे कि जब बाजार के संदर्भ में बात आती है तो जो विकासशील देश हैं और पिछड़े हुए देश हैं, इनकी जो कंपनियां हैं वह उस तरीके से compete नहीं कर पाती हैं, उनके साथ प्रतियोगिता नहीं कर पाती हैं। तो इस तरीके से जो विकासशील देश और पिछड़े हुए देश हैं वह पिछड़ते हुए जाते हैं, पुनः वह एक तरीके से आर्थिक रूप से उनकी निर्भरता विकसित देशों के ऊपर बनी रहती है। तो यहाँ पर कई सारी आलोचनाएं भी उभर के आती हैं कि जो भूमंडलीकरण की अवधारणा है, ग्लोबलाइजेशन की अवधारणा है, वह एक नौ उपनिवेशवाद की अवधारणा को लेकर आया है, जो विकासशील देश और पिछड़े हुए देशों के संदर्भ में हितकारी नहीं है, यह काफी नकारात्मक है। हालांकि एक तरीके से आप देख सकते हैं कि भूमंडलीकरण की अवधारणा इन सारी आलोचनाओं के बाद भी पूरे विश्व के मार्केट के साथ आपको जोड़ के, आपकी अर्थव्यवस्था को जोड़ के रखने की कोशिश करती है, जिसके माध्यम से
जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं पिछड़े हुए देशों में, विकासशील देशों में इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ के सस्ते श्रम को यूटिलाइज करते हैं, लोगों को रोजगार भी मिलता है, संसाधनों का यूटिलाइजेशन होता है, एक बाजार का कॉन्सेप्ट उभर के आता है और एक तरीके से मार्केट फ्लो करती है, लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों के आय में वृद्धि होती है। तो इस संदर्भ में इसके सकारात्मक पहलुओं को भी देख सकते हैं। भारत के कंसेप्ट में हम 1990 के बाद देखते हैं कि किस तरीके से भारत ने भी अपनी अर्थव्यवस्था को लिबरलाइज किया, उदारीकरण किया, निजी क्षेत्रों को लाने के लिए अपनी इकोनॉमी को खोला, ग्लोबलाइजेशन के कंसेप्ट को अपनाया, जिसके माध्यम से यह भी अपनी अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ सके, विदेशी इन्वेस्टमेंट को ला सके, अपने घरेलू उद्योगों को डेवलप कर सके, बाजार को विकसित कर सके और लोगों के रोजगार को बढ़ा सके। तो इस संदर्भ में हम पूरे ग्लोबलाइजेशन की अवधारणाओं को, इसके अर्थ, इसके सकारात्मक पहलू, इसके नकारात्मक पहलू, इसके उद्देश्य, इसकी आलोचनाओं के माध्यम से हम विषय को समझ पाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ग्लोबलाइजेशन के अर्थ को समझने की कोशिश किए हैं। अगले वीडियो में हम जो सिलेबस का अलग अलग पॉइंट है, टॉपिक है, डायमेंशन है, उस पर बात करने की कोशिश करेंगे, जिसके माध्यम से आप अपने एग्जाम को अच्छे से तैयार कर पाएँ। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप चैनल से जरूर जुड़ जाएं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा आने वाला जो भी वीडियो है आप तक आसानी से पहुंच पाए और इसके माध्यम से आप विषय को अच्छे से तैयार कर लें, जैसा कि हमारे थर्ड ईयर के विद्यार्थियों ने किया था। और काफ़ी अच्छी प्रतिक्रिया के बाद आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का एक उत्साह मिला, एक मनोबल मिला। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।